तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको इजराइल और हमास के बीच का युद्ध तो पता ही है। वैसे देखा जा रहा है कि इजराइल और फ़लस्तीन के हिसाब से देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फ़लस्तीन की जो दो बॉडी है, एक तो है फ़तह वाली जो वेस्ट बैंक वाली है, और एक है गाज़ा वाली जहाँ पर हमास का कंट्रोल है। तो जिस पर हमास का कंट्रोल है वहाँ पर जो इजराइल है वहाँ पर लगातार बम बरसा रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो हमास है उसने यहाँ पर सैटरडे के दिन यानी कि 7 अक्टूबर को एक सरप्राइज़ अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, जिससे क्या हुआ, उसकी पूरी पूरी जो सिस्टम था और इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जो सर्विलांस वगैरह था, वो सारा का सारा ध्वस्त करते हुए यहाँ पर हमास ने इतना तगड़ा अटैक कर दिया है कि यहाँ पर योम किप्पुर वॉर के बाद अब तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर इजराइल की तरफ से कैजुअलिटी देखने को मिली है, जहाँ पर 900 से ज़्यादा तो यहाँ पर इजराइल के जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें सोल्जर भी शामिल है। वैसे देखा जाए तो इजराइल का तो वहाँ पर हर आदमी सोल्जर है, क्योंकि वहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अनिवार्य होती है। तो हर किसी के पास यहाँ पर मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, हर किसी के घर में यहाँ पर हथियार होते हैं। तो वहाँ पर हर आदमी यहाँ पर, हर औरत, हर आदमी यहाँ पर मिलिट्री मैन ही होता है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो जिसकी वजह से जो इजराइल है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, और वहाँ पर लगातार गाज़ा जो पट्टी है वहाँ की लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। पूरा पूरा जो गाज़ा है वो वहाँ पर फ्लैटन कर दिया है, बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, जिसमें ख़ास करके बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हताहत हो रहे हैं, महिलाएं इसमें काफ़ी ज़्यादा हताहत हो रही है, और जो लोग हैं वो तो मारे जा ही रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे ओवरवेल्म हो गए हैं, यानी कि हॉस्पिटल जो है वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी यहाँ पर जो बम है वो बरसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाज़ा है उसकी कितनी ज़्यादा तबाही हो गई है इस पूरे बम्बार्डमेंट में, और ये बम्बार्डमेंट अभी रुकी नहीं है, अब ये और ज़्यादा लगातार चलती रहेगी जब तक यहाँ पर जो इजराइल है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेता। और यहाँ पर तो ये भी बताया जा रहा है कि जो इजराइल है वो यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो ग्राउंड इन्वेजन उसने कई बार पहले भी किया है, लेबनान में किया है, वेस्ट बैंक में तो करता ही रहता है वो, गाज़ा में तो पहले भी किया है, लेकिन अब इतना ज़्यादा तगड़ा ग्राउंड इन्वेजन होगा कि यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर और ज़्यादा हज़ारों लोगों की जानें चली जाए। वैसे देखा जाए तो जो हमास के जो मिलिटेंट है उनके अभी तक लगभग 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जो इजराइल चले गए थे क्रॉस करके, इन्वेजन करके। और जो गाज़ा में जो बम्बार्डमेंट हुई है उससे यहाँ पर जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो लगभग 800 के लगभग मारे गए हैं। तो यहाँ पर कैजुअलिटी अल्टीमेटली फ़लस्तीनियों की काफ़ी ज़्यादा हुई है, और इस चीज़ को लेकर जो इजराइल है उसके पक्ष में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो देश है वो समर्थन कर रहे हैं। और जो अमेरिका है उसने तो अपनी जो शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है फोर्ड नाम से, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, वो यहाँ पर एज ए सॉलिडेरिटी इजराइल के पक्ष में, भूमध्य सागर है वहाँ पर खड़ी कर दी है कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप हमसे कहें तो हम यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर देंगे। और कई सारे जो फाइटर जेट है और जो कई सारे जो वॉरशिप है वो भी यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो इजराइल आज भी हर साल अमेरिका से लगभग 4 बिलियन US डॉलर एज ए मिलिट्री एड लेता है, ताकि यहाँ पर जो उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसको यहाँ पर कंटेन किया जा सके, उस पैसों का इस्तेमाल करके। खास करके जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है उसके मेंटेनेंस में ये पैसा ज़्यादातर जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर लेबनान से हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो जाती है। अब देखा जाए तो जो हिजबुल्लाह है उसका पूरा पूरा जो समर्थन है ईरान से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, पैसा मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं, हथियारों का जो ट्रांसफ़र है वो सीरिया के रास्ते किया जाता है। तो जो हिजबुल्लाह है उसने भी यहाँ पर कई बार यहाँ पर हमला किया है इजराइल के नॉर्दर्न साइड में, और इजराइल ने भी रिटेलिएट उसको किया है। लेकिन अगर यहाँ पर हिजबुल्लाह की टोटल एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर जो पूरा पूरा जो फ्रंट है वो एक नया खुलेगा तो है ही, लेकिन यहाँ पर कई सारे जो एक्टर्स है, जो स्टेट एक्टर है और जो नॉन स्टेट एक्टर है, उनकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। नॉन स्टेट एक्टर तो हिजबुल्लाह ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की आर्मी नहीं है, वो एक प्राइवेट मिलिशिया है, जबकि जो हमास है वो भी यहाँ पर फ़लस्तीन की आर्मी नहीं है, वो भी एक प्राइवेट मिलिशिया है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हो जाती है तो कई सारे फ्रंट यहाँ पर खुल जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में आएंगे, तो बहुत सारे देश यहाँ पर फ़लस्तीन के सपोर्ट में आएंगे, हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आएंगे, और यहाँ पर जो जाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी, इनोसेंट काफ़ी ज़्यादा जाने जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि इसमें ईरान का काफ़ी बड़ा हाथ हो सकता है। और पिछले हफ्ते यहाँ पर एक मीटिंग भी वगैरह हुई थी लेबनान में, हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उसके साथ यहाँ पर ईरान की मीटिंग हुई, और यहाँ पर ये सब की जो प्लानिंग वगैरह है ये बताई गई है कि यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है उसने भी मना कर दिया है कि अभी तक हमें ईरान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है। हालाँकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान है
वो यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो इसको अप्रिसिएशन है वो कर रहा है। तो यहाँ पर ईरान जो है उसके जो संबंध है हमास के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उनको ये भी बताया जाता है कि जो हमास की जो ट्रेनिंग है, हथियार बनाने का जो प्रशिक्षण है, वो सब का सब ईरान में दिया गया है। तो यहाँ पर ईरान है वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में, क्योंकि देखा जाए तो जो इजराइल है उसका जो कट्टर सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईरान से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और ईरान यहाँ पर रीजनल एक पावर हाउस भी है, क्योंकि देखा जाए तो जो ईरान के जो ड्रोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। होते सस्ते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं कि रशिया भी इसके ड्रोन ख़रीदता है और अपना जो मिलिट्री कैंपेन है यूक्रेन के खिलाफ उसमें इसका इस्तेमाल करता है। और रिसेंटली भी यहाँ पर कई सारे जो ड्रोन हैं वो यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट मारे गए हैं और इस चीज़ से यहाँ पर रशिया को भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो पहले यूक्रेन की तरफ था, तो अब यहाँ पर जो इजराइल है उसकी तरफ जाएगा और यहाँ पर जो यूक्रेन है वो साइड लाइन हो जाएगी, ताकि यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अपनी जो बढ़त है वो बना सके। तो यहाँ पर ये चीज़ रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर जो रशिया है वो 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है और कई सारे जो देश है यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। चाइना भी इसको सपोर्ट करता है, जो मुस्लिम देश है वो भी यहाँ पर इसी को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर इजराइल तो अलग होना चाहिए लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए भी अलग अलग देश होना चाहिए। अभी देखिए इस बारे में अभी और ज़्यादा बातें हो नहीं रही है कि ये कब बनेगा कब नहीं, क्योंकि अमेरिका भी इसके लिए कोई खास जोर डाल नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो जाती है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मोसाद यहाँ पर पूरी तरह से फेल कर गई। आपने मोसाद के काफ़ी सारे ऑपरेशन सुने होंगे। जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ईरान में, तो उनको यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए मरवा दिया था उनके घर के बाहर ही तेहरान की गलियों में। तो आप देख सकते हैं कि जो मोसाद है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा फियरफुल एक्शन यहाँ पर लेता है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पर मोसाद का नाम जो है दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए तौर पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इतना बड़ा ग्राउंड अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर, इतने ज़्यादा रॉकेट अटैक किए गए हैं, 5000 रॉकेट, 7000 की बात की जा रही है, इसकी यहाँ पर मोसाद को ज़रा सी भी भनक नहीं लगी कि यहाँ पर वो तैयारी भी कर ले। और यहाँ पर जो गाज़ा है वो एक ओपन प्रिजन के तौर पर माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ओपन प्रिजन है वो गाज़ा के तौर पर माना जाता है, क्योंकि जो गाज़ा है उसकी सारी की सारी मूवमेंट, कौन कौन क्या क्या है, उसका जो फेशियल रिकग्निशन है, वो सारी की सारी चीज़ें इजराइल मेंटेन करता है। और इजराइल ने यहाँ पर जो ब्लॉकेड है वो तगड़ा वाला लगा रखा है और यहाँ पर तो फुल ब्लॉकेड लगा दिया है कि खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, फ्यूल भी नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिलेगी, यानी कि टोटल ब्लॉकेड लगा दिया है। और इस चीज़ को लेकर जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी यहाँ पर इजराइल को कंडम किया है कि ये जो है वो वॉर क्राइम है, क्योंकि आप पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन हो उसको यहाँ पर भूखे मार रहे हो। तो ये चीज़ एक वॉर क्राइम के अंदर आती है और हो सकता है कि आने वाले समय में जो इजराइल है उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें इसके अगेंस्ट कोई केस भी फाइल हो जाए और यहाँ पर जो आईसीसी है वो इजराइल के अगेंस्ट एक्शन भी ले ले। तो हो सकता है कि ये भी चीज़ है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर मोसाद की और जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसकी कि यहाँ पर ये कैसे फेल हुई। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बात तो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो जो हमास ने जो अटैक किया है वो जो रॉकेट है वो ऐसे छोटे मोटे रॉकेट हैं और फायरवर्क रॉकेट उसको आप मान सकते हो, क्योंकि उसमें कोई हाईटेक वेपन नहीं लगे हुए होते हैं और इनके पास भी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसे वो हाईटेक माना जा सके। और ऊपर से यहाँ पर जो अमेरिका है और जो इजराइल है वो यहाँ पर हर समय जो मूवमेंट है वो सारी की सारी ट्रैक कर सकते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 5000-7000 रॉकेट का हमला किया गया है और वहाँ पर एक को भी नहीं पता चला। और वहाँ पर जो हमास है उसने यहाँ पर ये सब अंजाम दे दिया, वो भी इजराइल को बिना पता चले। ये कैसे हो सकता है? और इतना ही नहीं, लगभग 1500 मिलिटेंट्स हमास के वो इजराइल के अंदर घुस गए। वो भी जो फेंसिंग लगी हुई तो बाड़ होती है उन सबको तोड़कर वो भी अंदर चले गए। इतना ज़्यादा डीप में चले गए कि भाई उनको यहाँ पर 3 दिन लग गए हैं सबको इवैक्यूएट करने में। तो यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो हमास है वो पूरी तरह से फेल कर गया है। ये बात हमसे किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर लगातार इनकी सारी की सारी हरकतों पर नज़र रखता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो हमास है उसने सारा का सारा जो अटैक किया है, सारी की सारी जो चीज़ें की है वो बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के की है। यानी कि यहाँ पर उसको बुला के लाओ, उनसे हम बात करेंगे, फ़ोन वो नहीं करते थे, वह किसी को कॉल नहीं लगाना, ना ही किसी को रिंग करनी है, कोई सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता था, ना व्हाट्सअप ना टेलीग्राम, कुछ नहीं। जाना होता है अगर किसी से प्लानिंग करनी होती थी तो वो बोल दे होंगे कि भाई कि उसको बुला के लाना है, फला वो आदमी को बुला के लाना है, वो इसमें इस चीज़ का एक्सपर्ट है तो उसको बुला के लाओ, हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे, वो करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ थी वो इलेक्ट्रॉनिकली बिल्कुल भी नहीं की गई है, वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल के तरीके से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें काम कर गई। जिससे क्या हुआ, इजराइल को इन सब बातों की पता ही नहीं चला और इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है वो इनको ट्रैक ही नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग बन गई और इजराइल को कानो कान खबर भी नहीं हुई।
और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो हमास है और उसके जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि यहाँ पर किसी को कानों कान भी भनक ना लगे। आपने सुना होगा व्हाट्सएप में कि आप किसी को भी यहाँ पर मैसेज करोगे पूरा पूरा इनक्रिप्टेड रहेगा, यानी कि या तो आपने उसको भेजा तो आपको पता है, या फिर जिसको आपने भेजा जिसको पास रिसीव हुआ या फिर उसको पता है। तो यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पर जो पूरा जो कम्युनिकेशन है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, ऑपरेशन है, वो यहाँ पर सारा का सारा कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड सर्विस है उसका इस्तेमाल किया गया है। और हो सकता है कि जो बहुत सारे जो इनक्रिप्टेड डिवाइस होते हैं जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई ट्रैक ही नहीं कर पाता उसको, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के डिवाइस भी उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे। और जो गाज़ा है वो 2007 से ही इजराइल के पूरे टोटल ब्लॉकेड में है और जहाँ पे सारी की सारी जो सर्विलांस है वो किया जाता है। तो इस चीज़ को हमास भी जानता है। तो हमास भी ये जो टैक्टिक्स है कि भाई यहाँ पर इजराइल का क्या होगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेंसर है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रडार है, कहाँ कहाँ पर इनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो सारी की सारी चीज़ें इनको पता ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पर वो पूरे पैक रह रहे हैं। 23 लाख की जो आबादी है वो एक गाज़ा पट्टी पे रह रहे हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो 16 साल में पता चल गई होगी। तो इस चीज़ से जो इनकी वल्नरेबिलिटी है वो भी यहाँ पर एक्सपोज हो गई होगी। भाई यहाँ पर जो चीज़ें चलती है वो कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह से, इन सब से यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर गैदर किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल ही ना करें तो वो कद्दू कर लेंगे यहाँ पर गैदर। तो इस तरह से यहाँ पर हमास ने प्लानिंग बनाई होगी। और इसके अलावा जो सबसे खास चीज़ है जिसका इस्तेमाल हमास ने बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से किया है वो है अंडरग्राउंड टनल। अब देखा जाए तो अगर वो ग्राउंड पर ऑपरेशन किया जाता है तो लोगों की नज़र में तो आता ही है, सैटेलाइट से भी वो बच नहीं पाता है। लेकिन अगर वो सैटेलाइट की नज़र में ही ना आए, ग्राउंड के अंदर चले और जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उसमें यहाँ पर सारे कांड हो, तो यहाँ पर किसी को क्या पता चल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और हमास भी यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टनल है, अंडरग्राउंड जो ट्यूब वगैरह होती है वहाँ पर अपने जो हथियार है वो सारे के सारे स्टोर करता है, अपनी प्लानिंग बनाता है और जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो सब यहाँ पर करता है और अपने जो ऑपरेशन है वो वहीं से अंजाम देता है। तो इस चीज़ की जो भनक है वो सैटेलाइट तक को भी नहीं लगी। तो यहाँ पर मोसाद को क्या कद्दू लग जाती। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टनल है उसने यहाँ पर इस कांड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमास है उसने 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट दाग दिए। और इसके लिए तो कोई सा भी यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लिया हो, कोई भी इतना रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि देखा जाए तो एक बैटरी की भी एक कैपेसिटी होती है कि भाई इतने टाइम तक सिर्फ इतने ही रॉकेट या फिर मिसाइल को वो रोक सकते हैं। इजराइल के पास कौन कौन से हैं? आयरन डोम जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, वो है। डेविड स्लिंग है, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो कई सारे यहाँ पर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर इजराइल में काम करते हैं, लेकिन सारे के सारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना ही बड़ा कोई सा भी एयर डिफेंस सिस्टम हो वो सारे के सारे ओवरवेम हो जाएगा और फेल कर जाएगा। और यहाँ पर इजराइल के साथ भी ऐसा ही हुआ और इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सारे के सारे फेल कर गए इतने सारे रॉकेट के सामने। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमास है उसने सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाने के लिए अपने हथियारों को शोकेस करता है कि भाई हमारे पास ये है, हमने यहाँ पर ये डिप्लॉय किया है, हमने वो डिप्लॉय किया है। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो सारी की सारी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर वो हमास ने देख ली होगी। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है उस चीज़ को बनाने में यहाँ पर हमास को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर फेल कर गई इजराइल की। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर खुद ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई। क्योंकि देखा जाए तो इजराइल में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी तगड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वो हो रहे हैं एंटी ओवरहॉल जो बिल है उनके अगेंस्ट में। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे और हर हफ्ते यहाँ पर सड़क पे प्रदर्शन हो रहे थे। और इसमें जो इजराइल की जो मिलिट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इस चीज़ से जो मिलिट्री है उसका ध्यान जो है वो गाज़ा की तरफ था नहीं इतना। और इसके अलावा यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी कई सारे ऑपरेशन यहाँ पर जो इजराइल की मिलिट्री है वो चलाती है। तो यहाँ पर गाज़ा जो है वो थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया था कि ठीक है हम यहाँ पर आपके तरफ बाद में ध्यान देंगे, पहले हम यहाँ पर इस चीज़ के लिए जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहाँ पर ध्यान देते हैं और थोड़ा सा जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर ध्यान दे लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आपके ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो मिलिट्री थी उसने भी यहाँ पर गाज़ा के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं है। और इसके अलावा जो मिस्र है जिसके इजराइल के साथ ठीक ठाक संबंध है उसने भी यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयर किया था इजराइल के साथ कि भाई यहाँ पर जो हमास है वो आपके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा चीज़ कर रही है, तो आप यहाँ पर देख लो, जो कुछ तुम्हें करना है कर लो। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए सिक्योरिटी का मामला होता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इस मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी उस पर ध्यान ना देना तो इजराइल के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा साबित होगी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पिछले वॉर की अगर पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो हमास है उसने ज़्यादातर जो हमले किए हैं इजराइल के ऊपर वो
रॉकेट के ज़रिए किए और वो भी रॉकेट कभी 100 बरसा दिए, कभी 200 बरसा दिए, कभी 300 बरसा दिए। तो इस चीज़ को वो जो इज़राइल है वो मैनेज कर लेता था और जो इसका जो आयरन डोम सिस्टम था उसको हवा में ही ख़त्म कर देता था। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो इज़राइल है उसने सोचा कि यार अगर वो कर भी लेगा तो रॉकेट ही छोड़ देगा, इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। तो वहाँ पर हमें इतने ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत है भी नहीं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा आदमी थे नहीं। लेकिन यहाँ पर इसकी इतनी ज़्यादा तगड़ी तैयारी थी हमास की कि भाई यहाँ पर जो इतने सारे रॉकेट है वो एक साथ छोड़ दिए और जो पूरी की पूरी जो फैंस थी वो कई सारी जगहों पर से ब्रीच कर दी, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर कई सारे जो लोग थे हमास के, कई सारे जो टेररिस्ट थे वो इज़राइल के अंदर घुस गए। तो यहाँ पर जो हमास है वो वहाँ पर घुसा इज़राइल में और कई सारे जो लोग हैं मतलब कि 130 या 150 के लगभग जो इज़राइल के जो लोग हैं वो अब यहाँ पर जो गाज़ा है उसके अंदर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको हॉस्टेज बना के रख रखा है। अब देखिए इसके लिए निगोशिएट करेंगे भाई यहाँ पर जो 130 150 लोग जो हैं उसको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है वो आगे बताई जाएगी। और इसके अलावा जो इज़राइल है उसने यहाँ पर जो हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उसको यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया है कि भाई यहाँ पर जो हमास है वो क्या कर लेगा, इसके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, इतना सब कुछ है नहीं, वो क्या कर लेगा, बस कुछ रॉकेट दागे देगा और इसके लिए तो हमारा आयरन डोम है ही, तो छोड़ देते हैं इसको, साइड में कर लेते हैं। तो इस वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस था इजराइल का वो यहाँ पर इसको ले डूबा और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी इसको हो गई। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पर जो इजराइल है और जो उसकी खास करके मोसाद जो एजेंसी है वो यहाँ पर टोटल फेल हो गई, पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी इस चीज़ के लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर सच सुनना चाहते हो तो सच तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं होता था, यहाँ पर पहले फ़लस्तीन होता था। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो उसके बाद से यहाँ पर जो यहूदी यूरोप छोड़ कर भागे थे तो यहाँ पर फ़लस्तीन में ही जगह ली थी और उसके बाद यहाँ पर फ़लस्तीनियों की ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया और यहाँ पर अपना एक देश बना लिया। और पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पूरा जो फ़लस्तीन था वो यहाँ पर पूरा फ़लस्तीन होता था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके पहले इतना हुआ फिर इतना हुआ और आज यहाँ पर जो फ़लस्तीन है वो छोटे छोटे से एंक्लेव में बसा हुआ है और वो भी पूरा इजराइल से घिरा हुआ है। उसके पूरे चेक पॉइंट पर उसकी नज़र होती है, उनके पास कोई एयरपोर्ट नहीं है और अगर आप इनको कहीं दूसरे देश में जाना होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर इजराइल की परमिशन लेनी होती है और इजराइल के चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। तो उनके लिए जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरी हो रही है इस समय। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर इजराइल को जो एमनेस्टी है और जो कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये कहते हैं कि अपार्टहाइड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन हो गए, यानी कि वो सिटीजन है ही नहीं है, वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, उनको हम सिटीजन मानते नहीं हैं, उनको तो यहाँ पर मारो। तो अगर आप इस तरह से करोगे और लोग जो है उनको टॉर्चर करते रहोगे और उनको गुलाम बना के रखोगे तो वो गुलामी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। वो 75 साल से वो आपके गुलाम हैं। तो जो गुलामी अगर बढ़ती जाएगी तो जो प्रतिशोध लेने की जो भावना है और जो विद्रोह है वो भी यहाँ पर इसकी भावना बढ़ती रहेगी। तो आप इस तरह से किसी को इतना ज़्यादा गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कई सारे मुस्लिम देश है वो फ़लस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, कि इजराइल के लिए अलग देश और फ़लस्तीनियों के लिए अलग देश, 2 देश बनने चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो गाज़ा है उसको और ज़्यादा तगड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।